तो लास्ट क्लास हम लोगों की जो सॉलिड स्टेट पर हुई थी उसमें हम लोगों ने बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या कंसेप्ट होता है ये पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर किस चीज़ को कहते हैं इसका आइडिया हमको लग गया। अदरवाइज़ कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना जानते थे कि जो एक पर्टिकुलर एटम अपने आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं और कितनी नीबरिंग एटम से टच होता है हम उसको यूजुअली क्या कहते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर। बट कोऑर्डिनेशन नंबर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, वो किस तरीके का होता है, क्या क्या सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हमें देखो यहाँ पर टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड्स पढ़ने हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ने हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आयोनिक सॉलिड्स होते हैं। उन आयोनिक सॉलिड्स को तुम्हें यहाँ पे स्टडी करना है। ये हमारी आज की क्लास का एम है और इसमें हम अलग अलग आयोनिक सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसा होता है, अब इतने सारे आयोनिक सॉलिड्स तुम्हारे आजू बाजू में, डेफिनेटली तुम सारे आयोनिक सॉलिड्स को तो खैर नहीं पढ़ सकते, बट ठीक है, बट कम से कम कुछ कॉमन आयोनिक सॉलिड्स होते हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर मैं आयोनिक सॉलिड्स की बात करूं तो आयोनिक सॉलिड्स डेफिनेटली आप उनको कहोगे जिनमें आपको कैटायन दिख रहा होगा, है ना, आपको अनायन दिख रहा होगा। सो कैटायन और अनायन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पर्टिकुलर चीज़ को आप आयोनिक सॉलिड कहते हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोग क्या कहते हो, आयोनिक सॉलिड कहते हो। अब इस हिसाब से मेरे पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आयोनिक सॉलिड हैं। सबसे कॉमन अगर मैं आयोनिक सॉलिड की बात करूं तो हमारे पास सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में NaCl, ये हमारा एक पर्टिकुलर आयोनिक सॉलिड होता है। CaCl, ये हमारा एक आयोनिक सॉलिड होता है, बहुत ही फेमस था। ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे आयोनिक सॉलिड हैं। CaF2, ये एक हमारा आयोनिक सॉलिड है। ZnS, ये हमारा एक आयोनिक सॉलिड है। Na2O, ये हमारा आयोनिक सॉलिड है। ऐसे बहुत सारे आयोनिक सॉलिड्स हैं। अब डेफिनेटली आप सारे आयोनिक सॉलिड्स को तो नहीं पढ़ोगे, तो उसमें से हम कुछ छांट कर कुछ कॉमन आयोनिक सॉलिड्स को उठाकर लाए हैं और उन आयोनिक सॉलिड्स की एक एक छोटी छोटी पढ़ाई हम लोगों को बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर में करनी है। पढ़ाई करने का मतलब ये है कि उस आयोनिक सॉलिड का अगला पिछला उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ हमको जानना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले आयोनिक सॉलिड से, दैट इज NaCl। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसको बेसिकली रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपको इसमें अपना छोटा सा दिमाग नहीं लगाना है कि मैडम आप इसको रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं। भैया कहते हैं मैं क्या करूं, है ना, इसको रॉक सॉल्ट क्यों कहते हैं उससे हमारा खैर कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें अपनी छोटी सी बुद्धि हमें फिट नहीं करनी है। वो एक रॉक सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, बस बात ख़त्म होती है यहीं पर। ठीक है, अच्छा, अब NaCl का सॉलिड अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें NaCl के सॉलिड के अंदर Na पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस का अरेंजमेंट कैसा है, बेसिकली हमको वो अरेंजमेंट पढ़ना है। ठीक है, हमको बेसिकली क्या पढ़ना है, वो अरेंजमेंट पढ़ना है। क्योंकि अगर आपके पास आयोनिक सॉलिड नहीं होता, अगर आपके पास एक नॉर्मल सॉलिड होता जैसे आयरन, कॉपर, है ना, सीशियम, मतलब या तो पूरी तरीके से मेटल या तो मतलब बेसिकली सिंगल एटम से, अगर वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से अगर वो कंपोज हुआ रहता, अगर वो सिंगल टाइप के एटम से कंपोज हुआ रहता तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं थी। अच्छा हाँ करके ठीक है, इसमें FCC होता है, इसमें BCC होता है, इसमें SC होता है, इसमें SCP होता है, बस इस तरीके की हम कुछ थोड़ी मोटी बातचीत करते हैं और हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वहीं ओवर हो जाता। बट क्योंकि अब हम लोग आयोनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो इसमें कैटायंस होंगे, इसमें अनायंस होंगे। एक यूनिट सेल के अंदर कैटायन कहाँ रहता है, अनायन कहाँ रहता है, ये आपका पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो NaCl की अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया जानती है कि NaCl के अंदर में कैटायन के तौर पर जो चीज़ मौजूद होती है वो बेसिकली होता है Na पॉजिटिव, ये आपका कैटायन होता है। और अगर मैं अनायन की बात करूं तो अनायन यहाँ पे होता है Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव क्या होता है,
अनायन होता है। और अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि एक यूनिट सेल हम बनाएंगे, एक छोटा सा घर हम बनाएंगे इस NaCl का, जहाँ पे Na पॉजिटिव और जहाँ पे Cl नेगेटिव को हमें रखना है, तो ऐसी पर्टिकुलर जगह में आप मुझे बताइए Cl नेगेटिव को आप कौन सी पोजीशन देंगे। तो आप मुझे ये जवाब देंगे कि मैडम जितने भी Cl नेगेटिव हैं, ठीक है, जितने भी Cl नेगेटिव हैं आप उन सारे के सारे Cl नेगेटिव को FCC पोजीशन दे दीजिए। ये सारे डेटाज आपको याद रखने, इन छोटे छोटे ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है ना, इन्हीं के थ्योरेटिकल टॉपिक के एक एक पॉइंट उठा के MCQ पूछ लिए जाते हैं। एक एक पॉइंट याद रखना है। NaCl के अंदर जो Cl होता है उसको हम लोग कौन सी पोजीशन देते हैं, FCC पोजीशन देते हैं। अगर आप इसको FCC पोजीशन देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके 8 कॉर्नर्स में आपके पास एटम्स होंगे, और प्लस वहाँ पे आपके जो 6 फेस सेंटर्स हैं उन 6 फेस सेंटर्स में एटम्स होंगे। और अगर मैं Cl नेगेटिव के Z की बात करती हूँ तो पूरी दुनिया जानती है, जिसने बेसिक सॉलिड स्टेट पढ़ा है, कि ऐसे लोगों के लिए, FCC टाइप के लोगों के लिए जो Z की वैल्यू होती है, वो Z की वैल्यू कितनी होती है, 4। कैसे आता है कैलकुलेशन करके, 8 × 1/8 + 1/2 × 6, राइट, इस तरीके की बात होगी। अगर मैडम आप सारे कॉर्नर्स में आप Cl नेगेटिव को बैठा देंगी, अगर आप सारे के सारे फेस सेंटर्स में अगर आप Cl नेगेटिव को बैठा देंगे, तो आप NaCl के बारे में आपका क्या कहना है, NaCl कहाँ जाएगा, ठीक है, NaCl में जो Na है वो कहाँ जाएगा, Na पॉजिटिव कहाँ जाएगा। तो अगर हम Na पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में बातचीत करें तो Na पॉजिटिव बेसिकली क्या करता है, वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। क्या ऑक्यूपाई करता है, वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी क्रिस्टल बनाते हो, कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, उसमें मतलब कुछ ना कुछ डिसऑर्डरनेस, कुछ ना कुछ वॉइड्स आपको हमेशा मिलती है। खैर, वो थर्मोडायनेमिक्स का 3rd लॉ है जो ये कहता है कि 0 केल्विन पर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे आपको एकदम परफेक्ट क्रिस्टल मिलता है। बट बेसिकली आइडियली रियल लाइफ में आपको परफेक्ट क्रिस्टल ऑब्टेन नहीं होते, इनमें वॉइड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। हमारा सिलेबस यूजुअली 2 टाइप के वॉइड्स के साथ डील करता है, ठीक है, हमारा सिलेबस यूजुअली 2 टाइप के वॉइड्स के साथ डील करता है। एक हमारे सिलेबस में होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि जो यूनिट सेल है वो एक 3D स्ट्रक्चर है ना। यूनिट सेल जो है क्यूबिक यूनिट, पहली बात तो हम यूनिट सेल ले रहे हैं जो एक 3D स्ट्रक्चर है, और उसमें भी हम क्यूबिक यूनिट सेल ले रहे हैं, तो वहाँ पे 2 ही प्रकार के वॉइड्स हो पाते हैं। एक हो पाता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक हो पाता है आपका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। तो अगर मैं ये कहूँगी कि Na पॉजिटिव कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, अब देखो जैसे हम लोगों का दिमाग आया कि वॉइड्स में आपको Na पॉजिटिव को रखना है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपको तुरंत ये पता होना चाहिए कि जो वॉइड्स होते हैं वो बेसिकली आपके कौन सी पोजीशन पे जाते हैं। ऑक्टा और टेट्रा क्या दोनों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्या, नहीं। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वही सिर्फ और सिर्फ आपका Na पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई करता है। अब जितनी पुरानी क्लासेस हुई, उन पुरानी क्लासेस के बेसिस पर अगर हम छोटू सा डिस्कशन करें, तो पुराने क्लासेस के बेसिस पे छोटू से डिस्कशन से तुम्हें ये पता चलता है कि अगर कल को किसी ने तुमसे ऐसा पूछ लिया कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है, तो तुम क्या जवाब देते हो कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेसिकली और कुछ नहीं बल्कि Z के बराबर है। अगर किसी ने तुमसे ये पूछ लिया कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, तो तुम क्या कहते हो, वो 2Z के बराबर होता है ना। ये डिस्कशन हम लोगों को ऑलरेडी है। अच्छा, तो ऐसे में क्योंकि बातचीत एक FCC के बारे में की जा रही है, और FCC का क्योंकि Z बराबर 4 होता है, FCC का Z बराबर 4 होता है, सो देयरफॉर FCC के अंदर में अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, तो वो भी कितने होंगे, 4। सो देयरफॉर आपके Na पॉजिटिव, क्योंकि Na पॉजिटिव एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का Z होगा वही Na पॉजिटिव का Z होगा, तो इसीलिए Na पॉजिटिव का Z भी कितना होता है, 4। तो यानी कि NaCl एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहाँ पे NaCl एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे उसके Na पॉजिटिव का Z भी 4 होता है, और उसके जो Cl नेगेटिव आयंस हैं उनका Z बराबर भी कितना होता है, 4। तो ऐसे केस में अगर कोई मुझसे इनका इम्पीरिकल फॉर्मूला पूछेगा कि आप इनका फॉर्मूला बताइए, ठीक है,
बराबर। आप इनका इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए, तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, Na4Cl4। अब जैसे कि तुम जानते हो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए इस चीज़ को लिखा जाता है NaCl, ठीक है। बट यहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम वगैरह में पूछे गए हैं कि बताइए NaCl के केस में Na का Z कितना है, Cl का Z कितना है, दोनों के Z का रेशो कितना है। ये इस तरीके से सवाल सीधा सीधा पेपर में उठा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, बराबर। सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है कि बताइए वहाँ पर दोनों के Z का रेशो क्या है। किस्मत से इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में दोनों के Z का रेशो सेम आया है, अदरवाइज वो अलग आता, ठीक है, अदरवाइज वो क्या आता, अलग आता। तो इस पर्टिकुलर, ये जो मैंने पर्टिकुलर बोला ना कि देयरफॉर यहाँ पे Z Na पॉजिटिव का कितना है, 4 है। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे आप लोगों का Z Cl नेगेटिव का कितना है, 4 है। इसको पता है किस लैंग्वेज में पूछा जाता है, इसको इस लैंग्वेज में पूछा जाता है, या इस लैंग्वेज में इस तरीके से बातचीत की जाती है कि देयर आर 4 सोडियम आयंस, ठीक है, एंड 4 क्लोराइड आयंस, ठीक है, आप लोगों का पर यूनिट सेल। मतलब अगर हम पूरे क्रिस्टल में से एक यूनिट सेल की बात करें तो उस एक यूनिट सेल के अंदर कितने Na पॉजिटिव होंगे और कितने Cl नेगेटिव होंगे। पूरे क्रिस्टल में कितने होंगे वो नहीं, क्योंकि क्रिस्टल तो इनफाइनाइट यूनिट सेल से मिलके बना होगा ना। वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे अगर आपके घर में शक्कर है, शक्कर का एक छोटा सा टुकड़ा है, आप वेइंग मशीन में देख लीजिए शक्कर के छोटे से टुकड़े का वेट कितना है, आप पता लगा सकते हो कि उस शक्कर के छोटे से टुकड़े के अंदर और कितने यूनिट सेल्स हैं। बट मैं इन जनरल बातचीत कर रही हूँ कि एक पर्टिकुलर यूनिट क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट यूनिट सेल्स होते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक स्पेसिफिक यूनिट सेल की बात करें तो उस एक स्पेसिफिक यूनिट सेल में से आप लोगों के पास जो एक यूनिट सेल होता है उसमें 4 Na पॉजिटिव होते हैं और 4 Cl नेगेटिव होते हैं। पेपर में ये पूछा जाता है कि हाउ मैनी Na पॉजिटिव आयंस आर देयर इन अ यूनिट सेल या फिर पर यूनिट सेल, तो इसका आंसर क्या है, 4, ठीक है, ये है 4। अब एक्चुअली जो सबसे बड़ा मुद्दा है टॉपिक डिस्कशन का वो बेसिकली होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सब छोटे छोटे, ये जो मैं बताई हूँ ना, ये बहुत ही छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि अरे करके। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। अभी तक हमारा एटीट्यूड कैसा चलता आया है, अभी तक हमने क्या पढ़ाई की है, हमने अभी तक ये पढ़ाई की है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं, यानी कि सारे Fe, सारे Cu, सारे लिथियम। तो ऐसे केस में जो उस पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है ना, वही उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है, वही उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, अब हम लोग यहाँ पर 2 टाइप के आयंस पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 2 टाइप के आयंस पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हम कैटायन और दूसरा पढ़ने वाले हम लोग क्या, अनायन, ठीक है। एक हम पढ़ने वाले कैटायन और एक क्या पढ़ने वाले हैं हम, अनायन। तो ऐसे केस में अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि बताइए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है, बराबर, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो अपन उस पर भी बातचीत करते हैं। बट सबसे पहले अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि बताओ करके भाई यहाँ पे जो सोडियम आयन है उस सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो तुम क्या जवाब दोगे, तुम ये सोचोगे कि सोडियम आयन आखिर कौन है। तो सोडियम आयन बेसिकली वो तो एक आयन है, बट वो एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में रहने वाला एक जीव जंतु है। और दुनिया में कोई भी चीज़ जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में रहती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बोलो कितना, 6। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितना होता है, 6, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्रीवियस क्लास याद है, चलो याद नहीं भी है तो अपन वापस से आ जाते हैं। 1 मिनट, कहाँ पे बातचीत हुई थी, ये देखो, ये अपनी बातचीत हुई थी कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की जब हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने क्या बताया था, FCC का जब हमारा डिस्कशन हुआ था, कहाँ गया, देखो, जब हमारे FCC का डिस्कशन हुआ था तो हम लोगों ने क्या लिखा था, 12,6, 24, 12 कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, राइट, यही हम लोगों का डिस्कशन हुआ था।
तो यहाँ पर अभी आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की बात कर रहे हैं। तो NaCl में जो Na पॉजिटिव है, उस Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर Cl नेगेटिव का भी बताइए कितना होता है, वो भी होता है 6। वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 6। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 6। अच्छा, अब जो NaCl है, NaCl के अंदर अगर कोई तुमसे पूछेगा, ठीक है, अगर कोई तुमसे ये पूछेगा, क्या इसका रीज़न दे रही हूँ मैं, ठीक है, इसका रीज़न दे रही हूँ बिकॉज अगर कोई तुम्हें NaCl के अंदर ये पूछेगा कि बताइए यहाँ पे चार्ज का रेशो कितना है, मतलब कैटायन वर्सेस अनायन कितना रेशो है, तो आप बोलोगे मैडम 1:1, एक कैटायन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर ऐसे में मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के रेशो को, जैसे अगर एक उसमें से जो कैटायन है यानी कि जो Na पॉजिटिव है उसका चार्ज हमें पता है, जो क्लोराइड नेगेटिव है मुझे उसका भी चार्ज पता है। अगर मैं ये कहूँगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन का कितना है, तो तुम बोलोगे मैडम 6, वो तो फिक्स है। बट मैडम FCC में जो Cl नेगेटिव है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कितना लें। अब तुम मुझे बताओ यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ ताकि चार्ज का रेशो जो 1:1 है वो कोऑर्डिनेशन नंबर का भी रेशो 1:1 मेंटेन हो जाए। तो ताकि चार्ज का रेशो 1:1 मेंटेन हो सके, देयरफॉर वी आर कीपिंग हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव है 6। या फिर मैं एक तरीके से ये कहूँ कि उस कोऑर्डिनेशन नंबर को याद रखने की टेक्निक है, ये उस कोऑर्डिनेशन नंबर को याद रखने की क्या है, टेक्निक है। ठीक है, अब हम लोग दुनिया में सारे के सारे आयोनिक सॉलिड्स को तो खैर पढ़ नहीं सकते, है ना, सारे के सारे आयोनिक सॉलिड्स को पढ़ पाना तो मुमकिन नहीं है। बट NaCl के जैसे और भी तो दूसरे कुछ आयोनिक सॉलिड्स होंगे ना, बराबर। NaCl के जैसे और भी तो कोई बहुत सारे आयोनिक सॉलिड्स होंगे, राइट। बहुत सारे NaCl के जैसे दिखने वाले, NaCl के जैसे चार्ज का रेशो रखने वाले, NaCl के जैसे Na+ उसका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में होता है ना। वैसे ही यहाँ पर आपका ऐसा, मतलब बेसिकली मैं ये कहूँ कंप्लीटली डिट्टो कॉपी आपके किसकी NaCl की। तो यस, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है, मैं मानती हूँ कि वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो NaCl के जैसे होते हैं। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, तो उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में क्या होता है, आप लोगों को लिख कर दिया जाता है फलाना आयोनिक सॉलिड। अब आपने उस फलाने आयोनिक सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़े नहीं है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, है ना। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ऐसे में हमको वो एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ते हैं, हमको ये एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा वाला पर्टिकुलर आयोनिक सॉलिड NaCl को रिजेंबल करता है, कौन सा वाला आयोनिक सॉलिड उस पर्टिकुलर चीज को क्या करता है, रिजेंबल करता है। आपको वो एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। जब आप वो एग्जाम्पल याद रखोगे तब आपको आपकी आंखों के सामने जब भी वो मिलेगा सॉलिड, अच्छा ये तो NaCl के एग्जाम्पल में बताया था, ओ, तो आप बोलोगे कि अच्छा जो NaCl की प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ मेरा भी आयोनिक सॉलिड क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्योंकि वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो था वो इतना था, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो इतना होगा। वहाँ पे Z का रेशो उतना था, तो यहाँ पे भी हमारे Z का रेशो क्या होगा, उतना होगा। ये सारी बातचीत आपको तब उस वक्त क्या आती है, काम में आती है। डन। बट उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बट उस वाले डिस्कशन में कूदने से पहले, ठीक है, थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ आयोनिक सॉलिड्स में NaCl की तुम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, जिन प्रॉपर्टीज़ के दम पर हम लोग अभी बाकी की पढ़ाई करेंगे। अच्छा, क्या, जैसे चलो पहले एग्जाम्पल ही लिखवा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देखिए कि जितने भी आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल जानते हो ना, ग्रुप 1 के हैलाइड्स, बस। तो जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप 1 के, ठीक है, मेटालिक ग्रुप 1 के हैलाइड्स हैं, मेटल हैलाइड्स हैं, वो सारे के सारे NaCl को फॉलो करते हैं। उनमें सिर्फ एक ही गद्दार है, और दैट गद्दार इज बेसिकली सीशियम, ठीक है। सीशियम कभी भी NaCl के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता। बाकी के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये लोग फॉलो करते हैं। तो ये जो रहेंगे ग्रुप 1 के हैलाइड्स, ये NaCl के स्ट्रक्चर को रिजेंबल करेंगे। आप लोगों के पास जो AgCl होता है
जो AgBr होता है, ये दोनों भी इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। AgCl और AgBr तो खैर बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं जो PPT कलर शो करते हैं, तो ये सबको पता होता है। NH4Cl, इसके बारे में किसी को पता हो या ना हो, जब गैसियस स्टेट पढ़ी जाती है तब पूरी दुनिया को NH4Cl के बारे में पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? क्योंकि अमोनियम और क्लोराइड आयंस मिलकर फ्यूम्स तैयार करते हैं ना वाइट कलर की, इसलिए पता चल जाता है। पॉइंट नंबर 4 में आ जाओ, और कौन है? टिटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। निकिल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, है ना, ये लोग फॉलो करते हैं। तो आपको कुछ याद होना हो, ये एटलीस्ट 3 लोगों के नाम, या सॉरी नॉट 3, आपको ये 2 लोगों के नाम पता होने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन पर्टिकुलर NaCl के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, राइट, ये वाली चीज़। अभी तो खैर मैंने आपको रेडियस रेशो नामक एक टॉपिक पढ़ाया नहीं है, बट जब मैं आपको एक रेडियस रेशो का टॉपिक पढ़ाऊंगी तब इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिटेल में डिस्कशन करके दूंगी। लेकिन करेंटली आप एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर सॉलिड क्या कर रहा है, ये जो आपका NaCl नामक सॉलिड है, ये NaCl नामक सॉलिड FCC स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है। ये पर्टिकुलर सॉलिड FCC स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है, तो FCC के कैरेक्टरिस्टिक्स को इसने फुलफिल करना चाहिए। तो FCC के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? FCC का यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, 4 टाइम्स द रेडियस। लेकिन यहाँ पे अब आप रेडियस को सिंपली R नहीं लिख सकते, क्योंकि अब ये R आपका कोई एटॉमिक रेडियस नहीं है, अब ये आयोनिक रेडियस है। इस R में अब आप लोगों का कैटायन भी आएगा और इस R में अब आप लोगों का अनायन भी आएगा, तो ये एक आयोनिक रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे ये आयोनिक रेडियस है। बट जब हम ये 4R = √2a का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब हम यहाँ पे सिर्फ अनायन के रेडियस को इम्पोर्टेंस देते हैं, कैटायन के रेडियस को इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि कैटायन तो वॉइड में है ना, कैटायन कोई लैटिस की जो एजेस होते हैं उस एजेस में थोड़ी ना कुछ फेरबदल कर रहा है, वो तो अपना एकदम इज्जत से वॉइड्स को ऑक्यूपाई करके रखा है ना। वॉइड्स का मतलब बेसिकली क्या होता है? गड्ढा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिए, जब आप 4R = √2a का फॉर्मूला यूज़ करें किसी भी आयोनिक सॉलिड के लिए, तो वहाँ पे जो आप R का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा? एक एनायन का R होगा, क्योंकि कैटायन एनायन अगर उसमें दोनों मौजूद हैं तो R तो दोनों का हो सकता है, बट यहाँ पे वो R कहाँ का होता है? वो R आप लोगों के अनायन का होता है। दूसरी चीज़, अगर मुझे अनायन और कैटायन इन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप चाहिए, तो ये रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का होता है कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू आपका a/2। ये रिलेशनशिप NaCl के लिए ये रिलेशनशिप क्या करता है? होल्ड करता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू कितना? आप लोगों का a/2। ऐसे केस में अब हम लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप ट्रू बैठता है। इस रिलेशनशिप का क्या करना है, कहाँ इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? बाद में प्रूफ करके देखेंगे। और अगर तुमने प्रूफ नहीं भी किया ना, तो ये तुमको याद रहना एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, अभी मैंने तुम्हें एक टॉपिक नहीं पढ़ाया है, रेडियस रेशो रूल। मैं आगे वो टॉपिक पढ़ा कर दूँगी, इसके बाद वाली ही क्लास में हम रेडियस रेशो रूल इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। बट राइट नाउ के लिए होता कैसा है, एक रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कैटायन और अनायन है और अगर वो FCC पैटर्न को लेट से फॉलो कर रहे हैं, है ना, एक रूल होता है रेडियस रेशो रूल। उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कैटायन है और अगर आपके पास अनायन है और अगर वो FCC पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो उन दोनों कैटायंस और अनायंस के रेडियस का जो रेशियो है, इसीलिए इसको रेडियस रेशियो रूल कहते हैं, वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए था 0.414। वो इतना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड होना चाहिए। बट ठीक है, ये मतलब एक्सपेक्टेड है, रेडियस रेशियो रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई FCC है तो उसका एक्सपेक्टेड इतना होता है। बट हम लोगों का NaCl जो रहता है, ये पर्टिकुलर NaCl का रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ अनायन का जो रेशियो आता है, ये आता है 0.525, ठीक है। अब तुम बोलोगे क्या ये डेटा भी याद करना पड़ता है? तो ये वाला खैर जो डेटा है RC/RA एक्सपेक्टेड वाला,
वो तो याद करना ही पड़ता है। लेकिन ये वाला जो डेटा है आपका छोटा सा, खैर 0.525, अगर इसको याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, कई न्यूमेरिकल्स में आपको ये काम आता है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने पैकिंग इफ़िशियंसी निकालना भी सीखा है, ये भी तुम जानते ही हो, है ना। पूरा पैकिंग इफ़िशियंसी के ऊपर हम लोगों ने अच्छा खासा प्रवचन लिया था। अब मैं पैकिंग इफ़िशियंसी यहाँ पर राइट नाउ तुम्हें पूरी डिराइव करके नहीं दे रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट नाउ आपको पूरी पैकिंग इफ़िशियंसी डिराइव करके नहीं दे रही हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे बातचीत करूँ पैकिंग इफ़िशियंसी की, तो सब जानते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी का फॉर्मूला होता है Z मल्टीप्लाई। अब Z तो यहाँ पे कितना हो जाना है, Z तो यहाँ पे 4 हो जाना है। अगर आप अनायन के रिस्पेक्ट में देखो तो भी 4 है, कैटायन के रिस्पेक्ट में देखो तो भी 4 है ना। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ न्यूमरेटर की, तो न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, अब एटम तो एक स्पीयर है, तो स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जब यहाँ पे आर लिखने की बारी आती है तो यू कैनॉट सिंपली राइट आर क्यूब, क्योंकि यहाँ तो कैटायन और अनायन दोनों इन्वॉल्व है ना। तो यहाँ पे आता है अनायन के कैटायन का क्यूब प्लस कैटायन के रेडियस का क्यूब, और अपॉन में हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ ए क्यूब ये। और बाद में तो मैं तुम्हें ऑलरेडी एक रिलेशनशिप बता चुकी हूँ कि ए के बीच में और अनायन के रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को अगर आप यूज़ करते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप एक्सपैंड करते हो, तो आपका ये पर्टिकुलर पैकिंग इफिशियंसी 79.3% के आसपास आती है, ठीक है। आपको ये पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, आपको इसको बिल्कुल सॉल्व करने की नीड नहीं है, बस आप इस चीज़ को इतना सा ध्यान रखें, वो ही काफ़ी है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो एक पर्टिकुलर सॉलिड से रिलेटेड तुम्हें पता होने चाहिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। अब आते हैं अपन इसके रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि आखिर NaCl यानी कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करने जाऊं तो वो बेसिकली ड्रॉ करने पर किस तरीके का दिखेगा, ठीक है, किस तरीके का दिखेगा। तो देखो, हमने एक यूनिट सेल ड्रॉ किया है। उस यूनिट सेल में आप देखिए ये सारे के सारे जो मैं पिंक कलर से शेड कर रही हूँ, मतलब उसको मार्किंग करके दे रही हूँ, ये सारे के सारे पिंक कलर वाले आपको क्या दिख रहे हैं, कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो कितने कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब के अंदर, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। 8 कॉर्नर पे हमारा क्या मौजूद है, क्लोराइड आयन। और 8 कॉर्नर के अलावा जो हर एक फेस एटम होता, मतलब फेस सेंटर होता है, हर एक फेस सेंटर पे भी आप लोगों का क्या मौजूद है, चेक कर लीजिए आपका क्या मौजूद है, आप लोगों का Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव सारे कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई करता है। Cl नेगेटिव आप लोगों के सारे किसको ऑक्यूपाई करता है, फेस सेंटर को ऑक्यूपाई करता है। अब जो बच जाता है दैट इज Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव किस जगह को ऑक्यूपाई करता है, तो Na पॉजिटिव कहाँ रहता है, तो Na पॉजिटिव बेसिकली कहाँ रहता है, वॉइड में रहता है। तो अब हम यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, है ना, हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो देखने में आपको ऐसा माइट भी ऐसा लग सकता है कि ये एज का सेंटर है, मैडम ये तो एज का सेंटर आप बोल रहे हो, बट यही आपका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है। बाद में आगे इस चैप्टर के एंडिंग में हम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की लोकेशन को भी मार्क करेंगे, बट यहाँ पे आप लोगों का ही देखो जितने भी आपको एजेस दिख रहे हैं ना, आपको 12 एजेस दिख रहे हैं बराबर, आपको टोटल कितने एजेस दिखते हैं, 12 दिखते हैं। देखो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12। देखो इन 12 जगहों पे आपका ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है। इसके अलावा बॉडी के सेंटर में भी एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड रहता है। तो ऐसे टोटल अगर मैं काउंटिंग करूं तो मुझे टोटल यहाँ पे कितने Na पॉजिटिव दिखते हैं, 13 Na पॉजिटिव दिखते हैं। रहते वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में है, लेकिन फिर मैडम अगर 13 रहते हैं तो आपने ऊपर 4 क्यों लिखा है, 4 इसीलिए लिखा है क्योंकि वो सारे के सारे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में रहने वाले Na पॉजिटिव कंप्लीटली उस यूनिट सेल में नहीं होते ना, शेयर वेयर भी होते रहते हैं आजू बाजू वालों के साथ। तो Z इफेक्टिव नंबर होता है, नेट कितना है, टोटल कितना है वो नहीं बात होती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, आपके NaCl के स्ट्रक्चर का, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका एक और रिप्रेजेंटेशन देखूं तो कई लोगों को लगेगा कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ खास नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि एज के सेंटर में जो चीज़ रहती है उसको ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहते हैं। ये डायग्राम उसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग जब चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा ना, तब उसके एंडिंग में हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड,
हम ये पढ़ेंगे ये पर्टिकुलर वर्ड, तो अब मैं बताऊंगी कि ये जो इन्होंने डायग्राम आपको बनाकर दिया है, ये देखो, ये एक ऑक्टाहाइड्रल के जैसा ही दिख रहा है ना ये पर्टिकुलर डायग्राम। तो ये बताना चाह रहा है कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड जो रहता है एच के सेंटर पे मौजूद होता है, और वो एच के सेंटर पे मौजूद होने वाला ऑक्टाहाइड्रल वॉइड सही में एक ऑक्टाहाइड्रल है, ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ। देखो एक ऑक्टागन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो एक ऑक्टागन फॉर्म करता है। इवन हर एच के में रहने वाले ये जो पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को क्या करते होंगे, फॉर्म करते होंगे, बराबर, ये उसको क्या करते होंगे, फॉर्म करते होंगे। और हम लोगों की बातचीत क्या थी, हमारी बातचीत ये थी कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का, इस पर्टिकुलर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का, ठीक है, आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों 6 होता है ऑक्टाहाइड्रा का, ये खैर मैं पुरानी क्लासेस में सिखा चुकी हूँ, बट जब हम लोग इस पर्टिकुलर वॉइड की एक और क्लास करेंगे तब भी हम इस बारे में बातचीत करेंगे। अब एक असर्शन रीजनिंग ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग यहाँ से क्रिएट हो सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग वाला टॉपिक यहाँ से क्रिएट होता है। यूजुअली क्या होता है जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, हम लोगों का एटीट्यूड कैसा रहता है कि डेटा वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दो पूरी तरीके से, बट हर बार वो डेटा वाली इन्फॉर्मेशन आप लोगों की आपका हेल्प करेगी, संकट से आपको निकालेगी, ऐसा नहीं होता। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिसिंग है, वो ये हमने कैसा रट लिया कि जितने भी एनायंस होते हैं वो एससीसी को ऑक्यूपाई करते हैं, जितने भी कैटायंस होते हैं वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। बट उस स्टेटमेंट का रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है। यानी कि अगर कल को मैं तुमसे ये कह दूं कि जितने भी Na पॉजिटिव आयन से अगर आप उनको एफसीसी पे रखना चाहते हो, और जितने भी Cl नेगेटिव आयन से अगर आप उनको वॉइड्स में रखना चाहते हो, क्या ये पर्टिकुलर चीज़ करने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन भी हम लोगों का क्या है, ट्रू है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डन। तो ये बातचीत हो गई NaCl के बारे में। अब NaCl के बाद हम लोग नेक्स्ट हमारे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं, दैट इज CaCl का स्ट्रक्चर, सीशियम क्लोराइड। मैंने पहले ही कहा था जितने भी आपके ग्रुप नंबर 1 के अल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं, ये अल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं ये यूजुअली किसको फॉलो करते हैं, ये आपके NaCl को फॉलो करते हैं, सिवाय किसके, सिवाय सीशियम हैलाइड्स के। सीशियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। डन। तो इसमें भी आपको 2 ही 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो आपको ये बात याद रखनी है कि सीशियम क्लोराइड के अंदर कौन कैटायन है, कौन अनायन है, और किसकी पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, बात खत्म। यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, ज़्यादा कोई डिस्कशन करने लायक यहाँ पे क्या रहता ही नहीं है। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, इतनी बेसिक केमिस्ट्री तो आप जानते ही हो कि यहाँ पे 2 चीज़ें मौजूद है। एक मौजूद है आपका CS पॉजिटिव, और दूसरी आपके पास क्या मौजूद है, Cl नेगेटिव। दिस इज़ वेरी गुड स्ट्रक्चर, आई लव दिस स्ट्रक्चर, मुझे ये स्ट्रक्चर बड़ा ही पसंद है, ठीक है, मुझे ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं तो ये CS पॉजिटिव, ये जो CS पॉजिटिव है और जो Cl नेगेटिव है, इनकी पोजीशंस क्या होती हैं। Cl नेगेटिव सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC को फॉलो करता है। SCC का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एटम्स कहाँ पे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स में रहेंगे, और अगर एटम्स 8 कॉर्नर्स में रहेंगे तो उसका Z बराबर कितना रहेगा, 1 रहेगा। यानी कि इनडायरेक्टली अगर कोई मुझसे ये पूछे कि क्लोरीन यानी कि Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन का Z कितना है CaCl के अंदर, NaCl के अंदर नहीं, CaCl के अंदर, तो उसका मात्र कितना है, 1, ठीक है। ये इसीलिए Z भी एक रिलेटिव टर्म है, आप किस आयोनिक सॉलिड के लिए आप उसको देख रहे हो ये मायने रखता है। और अगर मैं CS पॉजिटिव की बात करती हूँ कि CS पॉजिटिव कहाँ पर रहता है, तो CS पॉजिटिव यहाँ पे क्या वॉइड में रहता है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी CS पॉजिटिव एक वॉइड में रहता है। मैडम कौन सी वॉइड, अब देखो हमारा जो दिमाग है वो यूजुअली कैसा घूमता है कि वॉइड का मतलब 2 ही प्रकार की वॉइड हो सकती हैं, या तो हमें लगता है कि एक ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होगी, या तो हमको लगता है कि आपके पास एक टेट्राहाइड्रल वॉइड होगी, बराबर। हमारा दिमाग इसी के आजू बाजू इर्द गिर्द हम लोगों का घूमता रहता है। डन। बट जब मैंने तुमको वॉइड्स वाला पार्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था वॉइड्स बहुत सारी प्रकार की होती हैं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्राणी जिस पर्टिकुलर वॉइड में रहता है वो होती है कौन सी वॉइड, क्यूबिकल वॉइड,
ये है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये क्या होती है? क्यूबिकल वॉइड। ये कैसी वॉइड होती है? एक क्यूबिकल वॉइड होती है। ठीक है, ये कैसी वॉइड होती है? एक क्यूबिकल वॉइड होती है। ये है मज़ेदार चीज़। और मैं तुम्हें बताऊं कि जब तुम किसी बुक्स वगैरह को स्टडी करोगे ना, तो मैक्सिमम किताबें जो हैं, मैक्सिमम किताबें क्या लिखती हैं कि CSCl का BCC स्ट्रक्चर होता है। ये मैक्सिमम किताबें लिखती हैं। ये बातचीत गलत है। ये ऐसा कभी मत करना, ये गलत है, ये एब्सर्ड है, ये बकवास है, ये नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसको फिर बुक वाले BCC क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्लोराइड आयंस कहाँ पे मौजूद होते हैं? कॉर्नर्स में। तो देखो, ये जितने भी कॉर्नर्स हैं, इन सारे कॉर्नर्स में कौन मौजूद है? क्लोराइड आयंस। और मैंने क्या कहा था कि सीशियम आयन कहाँ पे मौजूद होगा? क्यूबिकल वॉइड में। तो क्यूबिकल वॉइड ऐसी नहीं है ऑक्टाहेड्रल के समान, टेट्राहेड्रल के समान कि थोक के भाव में पड़ी हुई हैं। क्यूबिकल वॉइड का मतलब होता है क्यूब का सेंटर, और क्यूब का सेंटर तो एक ही हो सकता है ना बेसिकली, उसके बीच का पार्ट। 1000 सेंटर्स तो हो नहीं सकते, सेंटर तो एक ही होगा। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि चलो इसको क्या दे देना चाहिए? BCC स्ट्रक्चर कहना चाहिए। बट क्या ये BCC है? BCC नहीं है ये। इसको ऐसा उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि अच्छा हाँ करके ये BCC स्ट्रक्चर है तो करो मैडम करके फिर इसको BCC कह देंगे। नहीं, ये BCC नहीं है। माना कि इसके कॉर्नर में है, माना कि इसके सेंटर में है, लेकिन ये BCC नहीं है। क्यों मैडम ये BCC नहीं है? BCC तब कहते हैं जब अनायन सेंटर में होता भाई साहब बॉडी के। अनायन तो सिर्फ कॉर्नर में ही है ना, अनायन से स्ट्रक्चर का टाइप डिसाइड होता है। तो अनायन तो सिर्फ कॉर्नर में है, तो इसको आप BCC कैसे कह सकते हो? वो जो बीच में मौजूद है वो तो एक कैटायन है ना, इसीलिए इसे BCC नहीं कहना। जो लोगों के दिमाग में ये फिट होता है कि इसको BCC कहेंगे, तो उन लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ बहुत अच्छे से फिट होती है कि BCC का Z बराबर कितना होता है? 2। तो वो बेचारे लोग क्या करते हैं? CSCl का Z बराबर 2 लिख देते हैं, और पेपर में हो जाता है काट दनी से गलत, क्योंकि ये BCC है ही नहीं। आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे जहाँ पे आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। डायरेक्टली नहीं मिलेगा, कभी इनडायरेक्टली मिलेगा, या कभी इनडायरेक्टली नहीं भी मिलेगा तो एक स्टूडेंट अपने दिमाग में अपनी 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 खुद की खिचड़ी मचा लेता है। किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टाइप FCC होगा, BCC होगा कि SSC होगा, ये उसके, ठीक है, ये उसका अनायन डिसाइड करता है। तो अनायन क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पे है तो ये SSC, और SCC का ही एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज नोन एज प्रिमेटिव। इसको एक और नाम से जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम है इसका, दैट इज प्रिमेटिव। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिमेटिव। खत्म कहानी। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि Cl नेगेटिव के लिए, ठीक है, Cl नेगेटिव के लिए Z कितना होगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैडम हमको नहीं पता Cl नेगेटिव के लिए Z कितना होगा, बट Z मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। बट अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर CS पॉजिटिव के लिए कितना होगा, तो तुम बता सकते हो। कैसे बता सकते हैं? देखो, बॉडी के सेंटर पे जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, है ना, बॉडी के सेंटर पे जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं वो 8 के 8 कॉर्नर एटम से टच हो रही होती हैं। वो 8 के 8 कॉर्नर एटम से टच हो रही होती हैं। अब तुम्हें लगेगा कि मैंने आप बकवास कर रहे हो, ऐसे कैसे टच होगी? तो जब मैंने तुमको ये चीज़ें पढ़ाई थी, 2 मिनट, आई हैव सम गेम्स। खैर, जब मैंने तुमको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, सॉलिड स्टेट, 2 मिनट, खैर सॉलिड स्टेट का मैंने PDF नहीं बनाया है क्या? रुको मेरे को दिखा लेने दो तुमको। ठीक है, जब मैंने तुम्हें देखो सॉलिड स्टेट्स पढ़ाया था, तो सॉलिड स्टेट में जब ये बात हो रही थी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वाले टॉपिक की, जब ये बातचीत चल रही थी कि Z का कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं, तो देखो मैंने कुछ इमेजेस दिखाई थी। खैर PDF जब मैं सेव करती हूँ तो मैंने उस वक्त कुछ YouTube वीडियोस चलाए थे, कुछ गिफ्स चलाए थे, GIF चलाए थे, वो अब इसमें तो सेव होंगे नहीं। अदरवाइज तुम इस वीडियो को अगर वापस से देखोगे तब तुम्हें ये बेटर क्लियरिटी आएगी। अच्छा, जब मैंने BCC के बारे में बताया था, तो देखो BCC के बारे में कहाँ गया मेरा कहना। हाँ देखो, ये रहा BCC। ये बीच में जो ऑरेंज कलर का एटम है, ये देखो पूरे के पूरे 8 एटम से टच है। अगर ध्यान से देखो तो, विजुअलाइज करो तो, इसीलिए बॉडी के सेंटर पे अगर कोई भी एटम मौजूद होता है, पहली बात तो वो कंप्लीटली बॉडी यूनिट सेल के अंदर होता है, और दूसरी बात वो 8 लोगों से टच होता है, 8 कॉर्नर से टच हो रहा होता है।
ठीक है, 8 कॉर्नर से टच हो रहा होता है। तो ऐसे के अगर मैं कहूँ कि CS पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो CS पॉजिटिव क्योंकि उस क्यूब के बीचों बीच में मौजूद है तो 8 कॉर्नर एटम से टच हो रहा होगा। और किसी के साथ शेयर हो रहा है क्या? आजू बाजू वालों के साथ। पहली बात तो आजू बाजू वालों के साथ शेयर नहीं होगा। क्यों शेयर नहीं होगा? अरे क्योंकि जो चीज़ कमरे के बीचों बीच में रखी है वो ऊपर वालों के साथ, नीचे वालों के साथ, आजू वालों के साथ, बाजू वालों के साथ शेयर कैसे हो सकती है? वो चीज़ थोड़ी ना शेयर होगी। तो इसीलिए जो आपका CSCl है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8, क्योंकि वो 8 लोगों से टच होता है। अगर तुम समझ के करोगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर रट्टा मारोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना, भूल जाओगे। अब मुझे बताना है कि Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो खैर Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना बहुत ही आसान है। वैसे तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होने वाला है, बट स्टिल हम लोग इस पर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मैं चार्ज रेशो की बात करूं तो सीशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है? -1, एक सीशियम के एटम पर। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर के रेशो की बात करें तो सीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रखें ताकि रेशो 1:1 का मेंटेन हो जाए? तो यहाँ पे इसका रेशो कितना मेंटेन होगा? 1:1 के लिए 8 ही आपको रखना पड़ेगा। ध्यान रखना वो क्यूबिकल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। कई लोग बोलते हैं कि बॉडी के सेंटर पे, आई डू एग्री कि क्यूबिकल वॉइड जो है वो बॉडी के सेंटर पे ही मौजूद होगा, है ना। क्यूबिकल वॉइड का मतलब ही क्या है? क्यूब के बीच का हिस्सा। तो ऑब्वियस है कि वो पर्टिकुलर चीज बॉडी के सेंटर पे ही मौजूद होगी, बट इट डजेंट मीन्स कि CSCl को आप पूरी तरीके से बॉडी सेंटर्ड एटम घोषित कर देंगे। इट डजेंट मीन्स कि आप CSCl को बॉडी सेंटर्ड एटम क्या कर देंगे? घोषित कर देंगे। डन, ये होती है कहानी। अच्छा, अगर तुम इसमें ये कहोगे कि CSCl को या CSCl के जैसे फॉलो करने वाले कोई अदर एग्जाम्पल्स हैं क्या? जैसे NaCl को फॉलो करने वाले अदर एग्जाम्पल्स भी थे ना, बराबर। NaCl को फॉलो करने वाले अदर एग्जाम्पल्स भी थे। ठीक है, कौन से थे वो अदर एग्जाम्पल्स NaCl को फॉलो करने वाले? जितने भी आपके अल्कली मेटल्स हैं उनके हैलाइड्स, राइट, उनके हैलाइड्स मौजूद थे। जो आपका NH4Cl मौजूद था, बराबर। तो ऐसे केस में यहाँ पे भी क्या इनके कुछ अदर एग्जाम्पल्स होंगे? डेफिनेटली इनके भी कुछ अदर एग्जाम्पल्स होंगे, इनके भी कुछ की पॉइंट्स होंगे। हम उन पर्टिकुलर की पॉइंट्स पर भी बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि की पॉइंट नंबर 1, पहली बात तो ये कि इनके अदर एग्जाम्पल्स कौन से हैं। तो अदर एग्जाम्पल्स पे अगर मैं आ जाऊँ, पहला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कशन कर लें तो जो आपका NH4Cl होता है, ये महान NH4Cl इसको भी रिजेंबल करता है। मतलब इसका भी ये एक एक्सेप्शन है, ये दोनों को दिखाता है। ठीक है, जो NH4Br होता है, ये पर्टिकुलर NH4Br ये भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। आपका जो टिटेनियम क्लोराइड और टिटेनियम ब्रोमाइड ये भी इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम बुक्स वाले क्या कहते हैं कि ये एक BCC स्ट्रक्चर को रिजेंबल करता है। एग्जैक्टली तो रिजेंबल नहीं करता, बट काफ़ी हद तक ये BCC को रिजेंबल कर सकता है। आप बोल सकते हो कि अच्छा हाँ बॉडी के सेंटर पे मौजूद है, बट क्या ये पूर्णतः BCC है क्या? पूर्णतः तो आप इसको BCC नहीं कह सकते, है ना। पूर्णतः तो आप इसको BCC नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अनायन थोड़ी ना मौजूद है मैडम उसके पास, जो आप इसको BCC कह दोगे, है ना, जो आप इसको BCC कह दोगे। अच्छा, यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप क्या होता है? यहाँ पे जो रिलेशनशिप चलता है वो ये चलता है 2 times द रेडियस ऑफ अनायन इज इक्वल्स टू आप लोगों का A, जहाँ पे इस A का मतलब अनायन होता है और यहाँ पे इस A का मतलब एज लेंथ होता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला जब मैंने NaCl स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने 4 times द रेडियस ऑफ अनायन इक्वल टू √2 times ऑफ A कहा था। तो डिफरेंस आ जाता है। हमेशा एक ही फॉर्मूला चले सभी के लिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 2 times ऑफ R इज इक्वल्स टू A आता है, यहाँ पे 2 times ऑफ R इज इक्वल्स टू A आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आपके एजेस हैं, एजेस में कौन से एटम मौजूद होते हैं? एजेस में क्लोराइड आयंस मौजूद होते हैं। अगर मैं फिर से तुमको वही डायग्राम दिखाऊं तो ये क्लोराइड आयंस जो होते हैं कुछ इस तरीके से एक दूसरे पे मौजूद होते हैं, ये ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस वजह से वो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बनता है। और अगर हम लोग इसकी बात करें, किसकी? रेडियस वाले रिलेशनशिप की,
अगर उसकी मैं रिस्पेक्ट में बात करूँ तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का क्या, रेडियस ऑफ अनायन प्लस रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल्स टू √3a अपॉन में कितना 2। ऊपर में क्या रिलेशनशिप बना था चेक करो, ऊपर में क्या रिलेशनशिप बना था, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू a/2। यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू √3a/2, ये आएगा यहाँ पे रिलेशनशिप। हम लोगों को क्या एक्सपेक्टेड था कि अगर कोई स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या बीसीसी वगैरह को फॉलो करता है तो ऐसे केस में हमारा ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ पे कैटायन और अनायन का जो रेडियस रेशो का आएगा वैल्यू आएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वो कितना आना चाहिए, 0.732 आना चाहिए। ये हम लोगों की उम्मीद होती है, ऐसा हम मानते हैं कि अच्छा 0.732 आना चाहिए। बट जब हमने रियलिटी में देखा, रियलिटी में ये जो कैटायन और एनायन के रेडियस का रेशो है ये आइडियल जो आना चाहिए वो नहीं आता है, आइडियल से ज़्यादा आता है, आइडियल से ज़्यादा आता है। ठीक है, ये क्या करता है, आइडियल से ज़्यादा वाली चीज़ क्या करता है, शो करता है। पैकिंग इफ़िशियंसी की बात करूँ तो डेफिनेटली पैकिंग इफ़िशियंसी आपके NaCl से इसकी कम होगी, क्योंकि देखो पैकिंग इफ़िशियंसी इसकी इसीलिए कम होगी क्योंकि NaCl इनडायरेक्टली FCC स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा था, जहाँ पे टोटल 8 + 6 14 एटम्स थे, और ये पर्टिकुलर महाशय BCC टाइप की चीज़ को रिजेंबल कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 9 एटम्स हैं, वो भी 9 एटम्स कंप्लीटली उस यूनिट सेल में नहीं होते, उनमें से तो कुछ शेयर भी हो रहे होते हैं। तो पैकिंग इफिशिएंसी एटम्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अच्छे से मतलब जगह को क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एटम्स की संख्या कम है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में आप लोगों का ये पर्टिकुलर पैकिंग इफिशिएंसी हो जाएगी 72.8। ठीक है, ये कॉमन सेंस है कि NaCl वर्सेस CaCl में से पैकिंग इफिशिएंसी किसकी कम है, CaCl की, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स ही क्या है, कम है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स ही क्या है, कम है। डन। अच्छा, आपको पूरा डिराइव करने की नीड नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारे तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ। अब जो तीसरा स्ट्रक्चर है ये आपका बड़ा ही प्यारा स्ट्रक्चर है। तीसरा स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग बात करते हैं कैल्शियम फ्लोराइड की। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट CaF2। देखो, एक स्टूडेंट इसे कैसे लिखेगा, Ca को लिखेगा कैल्शियम, जो कि चलो मैंने भी लिख दिया, और F को वो ये लिखना चाहेगा फ्लोराइड। बट प्लीज नोट इट डाउन, यहाँ पे फ्लोराइड नहीं लिखते, यहाँ पे फ्लोराइट लिखते हैं, कैल्शियम फ्लोराइट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको ऑब्वियस है कि 2 प्रकार के आयन्स दिख रहे हैं। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है कैल्शियम आयन जिसकी चार्ज +2 है, और दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है F नेगेटिव जहाँ पे इसका चार्ज कितना है, -1। डन। अब जो यहाँ पे Ca2+ होता है, ये Ca2+ बेसिकली किसको ऑक्यूपाई करता है, FCC स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो सारे के सारे कॉर्नर्स में होगा, और जितने भी क्या होंगे, फेस के सेंटर्स होंगे वो सारे के सारे फेस के सेंटर्स में होगा। ठीक है, ये होती है Ca2+ की बात। अब क्योंकि वो एक FCC स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है, सो देयरफॉर ये तो ऐसा सोचना तो लाजमी है कि यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। डन। यानी कि यहाँ पे Ca2+ FCC को रिजेंबल कर रहा है। अभी तक कैसा होता आता है, जब भी हमको या आपको पढ़ाया जाता है अपन लोग क्या बोलते हैं, अनायन रिजेंबल कर रहा है, अनायन रिजेंबल कर रहा है। यहाँ पे कैटायन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कैटायन के बदले यहाँ पे जो अनायन है ये पर्टिकुलर अनायन वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। बट द पॉइंट इज ये कौन से वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, बट द पॉइंट इज ये कौन से वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो अभी CaF2 का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन देखने से पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर F नेगेटिव कौन से वॉइड्स में। तो देखो, कौन से वॉइड्स में कोई भी आयनिक क्रिस्टल का कोई भी आयन कौन से वॉइड में मौजूद होगा ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, या फिर जो रेडियस रेशो का जो रूल होता है उस रूल के अकॉर्डिंग आप कैटायन की वैल्यू निकालते हो, अनायन की वैल्यू निकालते हो, उनका रेशो लेते हो और देखते हो कि रेशो किस रेंज में लाइक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करते हो कि हाँ करके ये पर्टिकुलर जो चीज़ है करके आपकी इस वॉइड में आ रही है।
तो यहाँ पे फिलहाल अभी ना तो मुझे कोई कैटायन की वैल्यू याद है, ना तो मुझे कोई अनायन के रेडियस की वैल्यू याद है, तो मैं कैसे बताऊँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ कौन से वॉइड में लाई कर रही है। तो इसीलिए फ़िलहाल हमको इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे कौन से वाले वॉइड में लाई करती है। दे लाई इन टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर ये लोग टेट्राहेड्रल वॉइड्स में लाई करते हैं तो तुम तो जानते ही हो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स की क्या कहानी होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए z बराबर बोलो कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए z बराबर बताइए कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो यहाँ पे z बराबर कितना होगा, यहाँ पे इसका 4 होगा। डन, ठीक है। ये अब अगर मुझे कोई ये पूछेगा कि अच्छा अगर इसका z बराबर 4 है तो आप ये बता दीजिए कि फिर फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या बनेगा। खैर, तो क्या मैं यहाँ पे z बराबर 4 लिखना सही है? बिल्कुल नहीं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, 2 टाइम्स ऑफ z होते हैं। तो यहाँ पे z बराबर कितना होगा, z बराबर यहाँ पे 8 होगा। कोई अगर मुझे पूछेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम क्या लिखेंगे, CA के नीचे लिखेंगे 4 और F के नीचे लिखेंगे 8। अगर इसमें से मैं 4 कॉमन निकाल दूं या 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये चीज़ बन जाएगी CaF2। तो ये जो CaF2 है ये आपका फॉर्मूला है। और जो ये कॉमन निकाली हुई क्वांटिटी होती है, इस कॉमन निकाली हुई क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। इस कॉमन निकाली हुई क्वांटिटी को क्या कहते हैं, फॉर्मूला यूनिट। तो यानी कि अगर कोई कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा तो जितने भी कैटायंस है वो एससीसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे और अनायंस जो हैं वो टेट्राहेड्रल होल्स को ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो खैर कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी चलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पे अगर हम जाएं तो इतना तो हमको पहले पता होना चाहिए कि जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है। जैसे मैंने ये बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। अगर आपको वो पता है तो बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। कितना होता है, 4। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बारी आएगी तो वो बेसिकली कितना होगा, 4। अब अगर मुझे इसकी मदद से जो फ्लोराइड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम मौजूद है मुझे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन मौजूद होता है, फ्लोराइड आयंस, है ना। इसमें कौन मौजूद होते हैं, फ्लोराइड आयंस। तो इनडायरेक्टली मुझे फ्लोराइड आयंस के कोऑर्डिनेशन नंबर पता है। और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक फ्लोराइड आयन जो है वो टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, 4 कैल्शियम 2+ को टच कर रहा है। यही तो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग। लेकिन अगर मुझे अभी Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो उसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालूंगी, बहुत ही सिंपल है। CaF2 में आप उसके चार्ज का रेशो मुझको बताइए पर एटम। तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज का रेशो कितना होता है, +2, है ना। Ca2+, तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 2। फ्लोरीन पे कितना होता है, 1 होता है। और अगर कोई मुझे पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो बोलिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का भी रेशो यही सेम होना चाहिए। अब जिसमें से मुझको ये पता है कि जो फ्लोराइड आयन है उस फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। अगर फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जो कि हम लोग ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इस बार टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में फ्लोराइड आयन मौजूद है। हर बार कैसा होता था कि कैटायन मौजूद होता था, तो हम लोग क्या करते थे, उसको हमारी आदत हो जाती थी कि कैटायन का वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। बट ये इस बार किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग 4 है। अगर इसका 4 है तो मुझे बताओ कि यहाँ पे ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर हम वो Ca2+ का रखें ताकि रेशो 2:1 का मेंटेन रहे। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2+ का कितना है, यहाँ पर 8 है। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है कि एक कैल्शियम 2+ का जो आयन है वो कितने फ्लोराइड आयंस को टच कर रहा है, वो 8 F नेगेटिव को टच कर रहा है। ये होता है स्टेटमेंट का मीनिंग। इससे रिलेटेड कई बार ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट या चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हमको क्या पता कि वो कितने लोगों को टच कर रहा है। तो जो भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो उतने उसके अपोजिट आयंस को, उतने ही उसके अपोजिट आयंस को वो क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ये होता है बेसिकली
इस पॉइंट का मीनिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग। इससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, मतलब इससे कई बार सवाल पूछे गए, ठीक है। अच्छा खैर, और क्या जानकारी तुमको पता है कैल्शियम फ्लोराइड के बारे में? तो अगर कैल्शियम फ्लोराइड के बारे में हम लोग और बातचीत करें तो इसके रेडियस रेशो के बारे में आपको कुछ पता चलेगा, कुछ रूल्स के बारे में, कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पता चलेगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 जो आपको यहाँ से याद रखना है वो ये कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन यहाँ पे √3a/4 के पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई आप लोगों का CaF2 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा या कोई अगर CaF2 के स्ट्रक्चर के जैसा होगा तो वो CaF2 के स्ट्रक्चर जैसे वाले लोग, ठीक है, क्या होंगे, उनके इसमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, वैलिड होगा। और ऐसे और कोई और लोग भी होते हैं क्या? यस, ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं। BaCl2 इस पर्टिकुलर पैटर्न का होता है, BaF2 इस पर्टिकुलर पैटर्न का होता है, स्ट्रॉन्शियम SrF2 इस पर्टिकुलर पैटर्न का होता है, CO2 इस पर्टिकुलर पैटर्न का होता है, PbO2 इस पर्टिकुलर पैटर्न का होता है। आपको पूरा याद नहीं रखना है, बस थोड़ा सा भी पता हो तो वो काफ़ी है, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि आखिर CaF2 कैसा दिखता है। तो देखो CaF2 का स्ट्रक्चर मैंने बाकी स्ट्रक्चर्स के कंपेयर में थोड़ा रंग बिरंगा बनाया है, क्योंकि मुझे ये रंग बिरंगी चीज़ आपको समझानी है, इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर थोड़ा रंग बिरंगा बनाया है। अब ये जो रंग बिरंगा स्ट्रक्चर है, इस रंग बिरंगे स्ट्रक्चर में जो आप ऑरेंज एटम्स देख रहे हो, ये ऑरेंज कलर के जो एटम्स हैं, ये ऑरेंज कलर के एटम्स कौन है? ये कॉर्नर पे मौजूद है ना। और CaF2 के स्ट्रक्चर में कॉर्नर पे कौन मौजूद होता है? कॉर्नर पे ऑरेंज कलर के एटम्स हैं, प्लस जितने भी फेस के सेंटर्स हैं वहाँ पे भी आपको एटम्स दिख रहे हैं। तो ये किस चीज़ को है? ये है आप लोगों का Ca2+। अब जैसे हमारी बातचीत हुई कि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में कौन आएंगे? F नेगेटिव आएंगे। अब बात ये होती है कि मैडम टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते कहाँ हैं? जैसे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के बारे में तो चलिए आपने बताया था कि जो एज का सेंटर होता है, देखो मैंने ऊपर ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के बारे में बताया था कि जो एज का सेंटर होता है उसी एज के सेंटर से पकड़कर हम बेसिकली टेट्राहाइड्रल वॉइड बनाते हैं। और इवन बॉडी के सेंटर में भी एक टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है, बट ऑक्टाहाइड्रल वॉइड तो हमें पता है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं। तो अगर मैं तुम्हें टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की बात करूँ तो जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे को देखो। उस कमरे में आपके पास 8 फेजेस हैं। आप उसमें टोटल कितनी बॉडी डायगोनल्स बना सकते हो? आप वहाँ पे टोटल 4 बॉडी डायगोनल बना सकते हो। बॉडी डायगोनल नंबर 1, बॉडी डायगोनल नंबर 2, बॉडी डायगोनल नंबर 3, बॉडी डायगोनल नंबर 4। टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स वहाँ पे बनाई जा सकती हैं। इज इट क्लियर? जो पहली बॉडी डायगोनल बनेगी, ठीक है, वो ऑब्वियसली बॉडी डायगोनल कैसे बनाई जाती है? कॉर्नर एटम्स को टच करके। कॉर्नर एटम्स को अगर आप टच करेंगे तो कॉर्नर एटम्स को टच करके ही बॉडी डायगोनल बनती है। अगर मान लेते हैं आपको एक कॉर्नर दिख रहा है, उस कॉर्नर से आप √3a/4 डिस्टेंस पर एक एटम अज्यूम करिए, वही बेसिकली आप लोगों का क्या होता है? टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है। आप दूसरे बॉडी डायगोनल का जो दूसरा एंड है उस कॉर्नर से अगेन √3/4 डिस्टेंस पर एक एटम अज्यूम करिए, वही आपका बेसिकली टेट्राहाइड्रल वॉइड है। हर बॉडी डायगोनल के कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पर जो एटम या वॉइड जो लाई करता है उसको टेट्राहाइड्रल वॉइड कहते हैं। और इतने ही डिस्टेंस पर क्यों? क्वेश्चन मार्क। इतने ही डिस्टेंस पर इसीलिए वो हम आगे प्रूफ दैट में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होती हैं और हर बॉडी डायगोनल पे क्योंकि 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते हैं तो ओवरऑल कितने टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हुए? 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हुए। और इस पे तो हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके थे कि z बराबर यहाँ पे कितना आएगा? 8। बट कैसे z बराबर 8 आता है ये अभी मैंने बताया। अब इनकी अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूँ तो देखो ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। एक टेट्राहाइड्रल वॉइड नंबर 1, टेट्राहाइड्रल वॉइड नंबर 2, टेट्राहाइड्रल वॉइड नंबर 3, ये टेट्राहाइड्रल 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अगर आप इन टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के एटम्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको नहीं लगता कि देखिए मैडम ये एक स्क्वायर शेप बन रहा है? अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्क्वायर शेप बनता है। अगर मैं इन दोनों स्क्वायर शेप वाले टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को एक दूसरे के करीब लेकर आऊँ, अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के क्लोज लाऊं तो तुम्हें ये लगता है ये दोनों स्क्वायर्स आपस में ज्वाइन होकर स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2 आपस में ज्वाइन होकर एक क्यूबॉइड बना लेंगे, या फिर सॉरी एक क्यूब बना लेंगे। स्क्वायर से ही तो क्यूब बनता है ना।
तो इनडायरेक्टली क्या तुम इसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसा कह सकते हो कि आप लोगों का CaF2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखता है। जो बड़ा क्यूब होता है वो बड़ा क्यूब बेसिकली बड़े क्यूब के कॉर्नर एटम्स और बड़े क्यूब के फेस सेंटर एटम Ca2+ को रिजेंबल करते हैं। और अगर इसी बड़े क्यूब के अंदर एक छोटा क्यूब और बना दिया जाए तो उस छोटे क्यूब के जो कॉर्नर एटम्स हैं वो कॉर्नर एटम्स किसको रिजेंबल करते हैं? छोटे क्यूब के जो कॉर्नर एटम्स हैं वो किसको रिजेंबल करते हैं? वो छोटे क्यूब के कॉर्नर एटम्स आपके टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि F- को रिजेंबल करते हैं। तो वो जो छोटा क्यूब होता है, बड़े क्यूब के अंदर जो छोटा क्यूब होता है, उस छोटे क्यूब के जो वर्टेक्स होते हैं वही वर्टेक्स आप लोगों के टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हमने अभी तक ऊपर जो क्लासेस में डिस्कशन किया, हमारा डिस्कशन किस तरीके से चल रहा था कि मैडम आप एक बात बताइए, अगर आप जैसे हमारा पहला डिस्कशन क्या था कि Na+ आयंस जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? Na+ आयंस आपके ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में मौजूद होते हैं और जो Cl- है वो FCC को फॉलो करते हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि अपन उस स्टेटमेंट का रिवर्स कर देते हैं तो क्या वो रिवर्स स्टेटमेंट ट्रू होगी? तुमने कहा था हाँ ट्रू होगी। सेम CsCl में भी अगर आप रिवर्स कर दोगे, यानी कि Cs आपका कहाँ था? क्यूबिकल वॉइड में था और Cl कहाँ था? कॉर्नर्स में था। अगर आप रिवर्स कर दो, Cl को क्यूबिकल वॉइड में रख दो और Cs को कॉर्नर में रख दो, क्या तभी भी वो वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा? हाँ, तभी भी वही क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। बट अगर मैं आपके CaF2 स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो CaF2 में जो Ca2+ है वो किसको ऑक्यूपाई करता है? FCC को। ठीक है, और F- किसको ऑक्यूपाई करता है? टेट्राहेड्रल वॉइड को। अगर आप इस स्टेटमेंट का रिवर्स करने का सोच रहे हैं, अगर आप ऐसा करने का सोच रहे हैं कि Ca2+ को टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कर देते हैं और F- को किस में कर देते हैं? आपके FCC में कर देते हैं, तो क्या अभी भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी? तो नहीं, इस तरीके का रिवर्स कर पाना यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। यहाँ पे ये रिवर्स कर पाना क्या है? फॉल्स है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं? रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है, इसमें फॉल्स है। तो देखो, अगर आप रटोगे तो डेफिनेटली आप कभी ना कभी भूलोगे। आप इसका लॉजिक समझो, आप कभी नहीं भूलोगे। तो अभी क्लास के एंडिंग में मैं इसका लॉजिक बता दूंगी कि आखिर क्यों रिवर्स करने पर वो दोनों ट्रू थे और क्यों ये रिवर्स करने पर ये फॉल्स है। ठीक है, बट पहले हम लोग थोड़े और सॉलिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, उनको पढ़ना भी क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, 3 सॉलिड्स हो गए। चौथे सॉलिड्स की तरफ अगर मैं मूव करूं, इसको हम लोग कहते हैं ZnS। ZnS का मतलब होता है जिंक सल्फाइड, सब लोग जानते हैं। बट इसको एक और नाम से ये बेसिकली बहुत प्रसिद्ध है, इसे कहा जाता है जिंक ब्लेंड। इसे क्या कहा जाता है? जिंक ब्लेंड। ठीक है, इसे कहा जाता है जिंक ब्लेंड। अगर मैं जिंक ब्लेंड की बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ डेटा मैं खैर बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में अब इसके जाने की मुझे नीड नहीं लग रही है। अगर मैं जिंक ब्लेंड की बात करती हूँ तो जिंक ब्लेंड आप लोगों का वो पर्टिकुलर टाइप का सॉलिड है जिस पर्टिकुलर टाइप के सॉलिड में आपके जो कैटायंस होते हैं, यानी कि किसकी बातचीत चल रही है? Zn2+ आयंस की बातचीत चल रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बातचीत चल रही है? Zn2+ आयंस की बातचीत चल रही है। ये Zn2+ आयंस किसको ऑक्यूपाई करते हैं? एक मिनट ठीक से लिख लें दो। Zn2+ आयंस टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन क्या सारे टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं? नहीं, सिर्फ आधे ही टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, सिर्फ आधे, बाकी नहीं होते। अगर लेट से 8 हैं तो 8 में से सिर्फ 4 होंगे। ठीक है, सिर्फ आधे ही टेट्राहाइड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई होते हैं कैटायंस के द्वारा। और जो अनायन होता है S2- वो किसको ऑक्यूपाई करता है? वो ऑक्यूपाई करता है FCC अरेंजमेंट को। वो कौन से अरेंजमेंट को फॉलो करता है? FCC। अगर S2- FCC अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है तो ऐसे में जो Z होगा S2- का वो कितना होगा? वो 4 होगा, है ना। वो उसका Z कितना होगा? वो Z उसका कितना होगा? 4 होगा, बराबर। अच्छा, और अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि फिर बताइए कायदे से अगर किसी भी चीज़ का Z 4 होता है तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितने होते हैं? तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बेसिकली उसके डबल होते हैं। तो Zn2+ का Z कितना होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था, बट वो तो सिर्फ आधे को ही ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे Zn2+ का कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पे इसका Zn2+ का Z कितना होता है? 4 होता है। अगर कोई मुझे इम्पीरिकल फॉर्मूला बनाने को कहे तो इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? Zn के पास भी 4, S के पास भी 4।
अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा ZnS। और जो ये 4 हम कॉमन निकाल के बाहर लिखते हैं, इसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फॉर्मूला यूनिट। इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मूला यूनिट। कई बार पेपर में सवाल आता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला यूनिट, तो हमको यही नहीं पता होता है कि फॉर्मूला यूनिट आखिर किस बला को कहते हैं। तो ये जो आप कॉमन निकाल के बाहर लिखते हैं, यही बेसिकली आपकी फॉर्मूला यूनिट होती है, यही आपकी क्या होती है, फॉर्मूला यूनिट। अब नेक्स्ट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कशन किसका होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो देखो जो Zn2+ है वो कौन है, वो एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है। अगर Zn2+ एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है, तो जैसा कि अभी अभी हम लोगों की ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ था कि किसी भी टेट्राहाइड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर उन लोगों का कितना होता है, बताओ। अभी अभी देखो ना यार, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था कि टेट्राहाइड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। यानी कि यहाँ पे Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। अगर इस स्टेटमेंट को कोई मुझे इंग्लिश भाषा में लिखने को कहे कि बताइए इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का इंग्लिश में क्या मीनिंग है, तो मैं इसको ये कहूँगी, इसका मतलब ये होता है कि एक Zn2+ 4 आपके क्या नाम थे यहाँ पे, हाँ 4 S2 नेगेटिव को टच कर रहा है, ये इसका मीनिंग होता है। और अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर फिर आपके S2 नेगेटिव का कितना होगा, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तब कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप उसके पास जाइए, आप उसको बोलिए कि चार्ज रेशो बताओ भैया कितना है। तो जब आप उससे चार्ज रेशो पूछोगे कि चार्ज रेशो कितना है, तो वो बोलेगा दोनों का जो चार्ज रेशो है वो कितना है, 2:2। वैसे आप उसको 1:1 भी लिख सकते थे, बट मैंने 2:2 लिखा। उसमें अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशो कितना है, तो उसमें से मुझे एक का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, मुझे जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है जो कि 4 है। तो ऑब्वियस है कि ये बाजू वाला यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S2 नेगेटिव ये भी कितना रहा होगा, 4 ही रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1:1 का रेशो नहीं लिया था। तो जान दो, छोड़ो। तो इससे हमें ये पता चल चुका है कि जो आपका जिंक है और जो सल्फाइड है, उन दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उनका फॉर्मूला यूनिट आपका 4 है, और उनके Z भी बोलिए यहाँ पे कितने हैं, 4 है। ठीक है, ये उसका स्ट्रक्चर है। याद रखना, वो ऑल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। ये चौथा स्ट्रक्चर। अच्छा, ये मैंने फालतू ही बना दिया, इसकी मुझे नीड नहीं थी, इसको डिलीट कर देते हैं। और कोई बातचीत जो मुझे तुम्हारे साथ करनी है, हाँ एक ये डिस्कशन करना है। अब देखिए, एक मिनट, नहीं, ये डिस्कशन भी मुझको नहीं करना है, इसको भी डिलीट करो। हाँ, ये डिस्कशन करना है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों का 5वां स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब ये होता है Na2O टाइप। ध्यान रखना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर अगर बोला जाए यानी कि CaF2 टाइप, और एंटी फ्लोराइड अगर बोला जाए तो इसे कहा जाता है Na2O स्ट्रक्चर। बल्कि इसके अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, K2O, Li2O, ये भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। कल को JEE के पेपर में ये भी सवाल आ सकता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो एक बंदा है जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, बट उसको यही नहीं पता कि एंटी फ्लोराइड क्या है, उसके मार्क्स चले जाएंगे। तो इसको एंटी फ्लोराइड कहते हैं। ज़्यादा इस पर हमको डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ इतना सा डिस्कशन यहाँ पे करना है आप लोगों को कि जितने भी आपके अनायंस होते हैं यानी कि O2 नेगेटिव, ये O2 नेगेटिव कहाँ पे चला जाता है, ये O2 नेगेटिव चला जाता है आप लोगों के FCC में। जितने भी Na पॉजिटिव हैं, ये Na पॉजिटिव कहाँ चले जाते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में। ठीक है, यहाँ पे कितने चले आते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में। FCC के लिए उसका Z कितना होता है, 4। टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का Z कितना होगा, 8, क्योंकि वो हमेशा जितना Z होता है उसका डबल ही होते हैं ना टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। तो ऐसे में अगर कोई तुम्हें इसका इंपीरिकल फॉर्मूला बनाने को कहेगा तो Na के नीचे क्या आएगा, 8, O के नीचे क्या आएगा, 4, और अगर मैं 4 यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो आएगा आंसर Na2O। तो अब यहाँ पे जो ये 4 लिखा है, दिस बेसिकली 4 इज़ द फॉर्मूला यूनिट। और ये क्या है, फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर चीज़ फॉर्मूला है। ये चीज़ें आपसे कई बार पूछ ली जाती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है, क्योंकि Na पॉजिटिव आयन टेट्राहाइड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4।
अब क्योंकि टेट्राहाइड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो ऐसे केस में जो सोडियम Na+ है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। और अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि आप ये बताइए O2 नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो मैं बोलूँगी आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। आप चार्ज का रेशो देखिए, चार्ज का रेशो कितना है, तो Na और ऑक्सीजन में अगर मैं चार्ज का रेशो देखूँ तो 1:2 का है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के रेशो की बात करूँ तो मुझे सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, जो कि कितना होने वाला है, 4। तो बताइए यहाँ पर जो आपका O है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा होगा, उसका और कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेटली कितना रहा होगा, 8। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से O2 नेगेटिव का कितना आता है, 8। तो अगर आपको ये भी पता है कि वो पर्टिकुलर सॉलिड कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप वहाँ पे ये क्या कर सकते हो, लॉजिक लगा के एक दूसरे का निकाल सकते हो। खैर ये एक चार्ट दिया है जिसमें मैंने चारों प्रकार के सॉलिड्स, पांचों प्रकार के सॉलिड्स का समरी दी है कि कितने Na+ है, कितने Cl नेगेटिव है ना, यानी कि ये उनके Z दिए हुए हैं, ये उनके Z दिए हैं। यहाँ पे उनके नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स दिए हैं। नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम कॉमन निकालते हैं बाहर, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स दिए। कई लोग इस चार्ट को रटते हैं, मत रटो। क्या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालना कठिन है, आपको बस Z निकालना आना चाहिए। Z से इंपीरिकल फार्मूला लिखो, इंपीरिकल फार्मूला को लिखने के वक्त जो नंबर आप कॉमन निकालोगे वही फार्मूला यूनिट है, ठीक है। तो ये तो वो 5 स्ट्रक्चर से जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा एक 6वां है और एक 7वां है, उसके बारे में मुझे तुम्हें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं बताना है, सिर्फ इतना बताना है, एक को हम कहते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर, एक को हम कहते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर, और जो एक दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। एक को कहते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर और एक को कहते हैं इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। की पॉइंट्स पे अगर मैं बात करूँ तो जनरली इसका एक एग्जाम्पल है बहुत ही फेमस, MgAl2O4, और एक इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। MgAl2O4 में जो आपके Mg होते हैं, Mg, ये Mg कहाँ जाते हैं, ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में जाते हैं। जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड आयंस होते हैं बराबर, ये आपके कहाँ पे रहते हैं, ये कॉर्नर्स में रहते हैं। और जो एल्यूमिनियम होता है ये कहाँ पे जाता है, ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स के जितने भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होते हैं उसमें से आधी क्वांटिटी में जाता है। ख़त्म, ये इतना ध्यान रखना है और बाकी कुछ याद नहीं रखना है, एक उसका एग्जाम्पल है, बस उतना याद रखो। अब यहाँ पे अगर मैं Fe3O4 की बात करूँ तो Fe3O4 में अगर कोई ये पूछेगा कि यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो यहाँ पे आपको Fe3+ वाला भी Fe मौजूद है और यहाँ पे Fe2+ वाला भी Fe मौजूद है। इसको वर्स्टाइट ओर कहते हैं, मेरे हिसाब से इसको वर्स्टाइट ओर कहते हैं। जो O2 नेगेटिव होता है ये FCC को फॉलो करता है, ठीक है, ये FCC को फॉलो करता है। और Fe3 और Fe2 के बीच में 2:1 का रेशो होता है, 2:1 के रेशो में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। Fe2+ जो होते हैं ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, और जो Fe3+ होते हैं ये ऑक्टाहाइड्रल प्लस टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। खैर इतना ही तुमको बस पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा कि क्लास की एंडिंग में मैं बता दूंगी कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिवर्स ट्रू नहीं है, तो चलो अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उस डिस्कशन पे आ जाते हैं, ताकि अगर आपको कल को कोई भी अगर पूछे कि ये स्टेटमेंट है, क्या इस स्टेटमेंट का रिवर्स ट्रू होगा कि नहीं होगा, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उसको रट्टा मारने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। अदरवाइज रटते ही रह जाओगे कि अच्छा वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो सबसे पहला डिस्कशन करते हैं हम CaF2 से। तो CaF2 के बारे में मुझे क्या पता है, CaF2 के बारे में जो चीज़ मैं श्योर हूँ, श्योर चीज़ जो मुझे बताई गई है लिटरेचर में, वो श्योर चीज़ मुझे लिटरेचर में बताई गई है वो ये है कि जितने भी Ca2+ हैं, ठीक है, जितने भी मेरे पास Ca2+ हैं वो सारे के सारे Ca2+ FCC को फॉलो करेंगे, इसीलिए उनका जो Z होगा वो Z बराबर कितना होगा, 4 होगा। और हम लोगों ने अपनी मेहनत से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाला था, आई थिंक 8 निकाला था हमने इनका कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बार चेक कर लूँ मैं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही हूँ। CaF2 इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकाला था हमने, हाँ देखो 8 निकाला था,
है ना। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने कितना निकाला था, 8 निकाला था। खैर कहाँ गया, हाँ, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 निकाला था। एज वेल एज एफ निगेटिव की बात करें तो जितने भी एफ निगेटिव होते हैं वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं। इनका z बराबर 8 होता है और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर बोलो कितना होता है, 4 होता है। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमको है, सही कह रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी है। अब आप कह रहे हो कि मैडम आप स्टेटमेंट का रिवर्स कर दो, आप ये कह रहे हो, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो Ca2+ है आप उस Ca2+ को टेट्राहाइड्रल वॉइड में डाल दो और जो F निगेटिव है आप उस F निगेटिव को FCC में डाल दो। क्या ऐसा रिवर्स करने से क्या हमारे क्रिस्टल के लैटिस अरेंजमेंट में क्या कोई फर्क पड़ेगा कि चीज़ें एज इट इज रह जाएंगी? तो स्टार्टिंग में हमने जो 2 क्रिस्टल पढ़े थे NaCl और CaCl, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे रिवर्स कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें फर्क पड़ता है। मुझे कैसे पता कि इसमें फर्क पड़ता है? तो ये सारी बातचीत हम कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने चीज़ों को रिवर्स कर दिया तो आपके रिवर्स करने से Ca2+ का फिर Z कितना हो जाएगा? आपके रिवर्स करने से Ca2+ का Z कितना हो जाएगा? उसका Z हो जाएगा 8 और F निगेटिव का Z हो जाएगा 4। आपके रिवर्स कर देने से Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 का 4 ही रहेगा। Ca2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना रहेगा? 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन जो F निगेटिव है उस F निगेटिव का अब कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना हो जाएगा? उस F निगेटिव का अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 के लिए 1 होता है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4 के लिए 2 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये आपने कैसे निकाला, तो पूरी क्लास भर में मैंने आपको यही तो समझाया है, चार्ज रेशो वर्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो वाले लॉजिक से आप इस काम को करिए, यही तो सिखाए हैं। यही चाहते हो ना कि रिवर्स करने पर हम लोग कुछ ऐसा कर दें, है ना? यही तो चाहते हो कि रिवर्स करने पर कुछ ऐसा हो जाए। अब देखो रिवर्स करने के ड्रॉबैक्स क्या, रिवर्स करने से होता क्या है, सुनो। अब आपने जब रिवर्स नहीं किया था तब आपका जो कैल्शियम 2+ है वो FCC को फॉलो कर रहा था। जब आपने रिवर्स नहीं किया था तब आपका कैल्शियम 2+ किसको फॉलो कर रहा था? FCC को फॉलो कर रहा था। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कितना था? 8 था। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि एक कैल्शियम 2+ 8 F निगेटिव को टच कर रहा है, बराबर। ये कह सकती हूँ मैं, एक कैल्शियम 2+ कितने F निगेटिव्स को टच कर रहा है? 8 F निगेटिव को टच कर रहा है। क्या मैं ये चीज़ कह सकती थी? बिल्कुल कह सकती थी। 8 F निगेटिव को टच कर रहा है, बराबर। एक कैल्शियम 2+ 8 F निगेटिव को टच कर रहा है। अब बताओ ये F निगेटिव कौन है? ये F निगेटिव एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है। F निगेटिव कौन है? एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है। अगर टेट्राहाइड्रल वॉइड की संख्या 8 आई है, इसका मतलब ज़रूर जिस पर्टिकुलर एटम से वो टेट्राहाइड्रल वॉइड बना है उसके लिए Z क्या रहा होगा? 4। क्योंकि होता क्या है, जितना भी एटम का Z आता है, जितना भी उस क्रिस्टल के एटम का Z आता है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स उससे दुगने होते हैं। टेट्राहाइड्रल वॉइड्स उससे क्या होते हैं? डबल होते हैं। तो अगर टेट्राहाइड्रल वॉइड्स की संख्या 8 आई है, इसका मतलब ज़रूर जिस पर्टिकुलर एटम से वो बना है वो पर्टिकुलर एटम क्या होगा? वो पर्टिकुलर एटम क्या कर रहा होगा? एक FCC को फॉलो कर रहा होगा। वो पर्टिकुलर एटम किसको फॉलो कर रहा होगा? एक FCC को। क्योंकि अगर टेट्राहाइड्रल वॉइड की संख्या 8 है तो देयरफॉर जो Z है एटम का वो कितना रहा होगा? 4। क्योंकि जब आप 4 का डबल करोगे तभी तो 8 मिलेगा, और जिस चीज़ के लिए Z बराबर 4 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? FCC कहते हैं। तो जब मैंने स्टेटमेंट को रिवर्स नहीं किया था, जब मैं शॉर्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रही थी, तब CaF2 एक FCC स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था। अब जब मैं स्टेटमेंट को रिवर्स कर दे रही हूँ, तो मेरी रिवर्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो मेरा एक F निगेटिव है, मेरा एक F निगेटिव 4, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आया है सिर्फ 2। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है? 2। यानी कि एक F निगेटिव सिर्फ 2 Ca2+ को टच कर रहा है ना? वो सिर्फ 2 Ca2+ को टच कर रहा है, बराबर। और Ca2+ कौन है? Ca2+ एक टेट्राहाइड्रल वॉइड है। यानी कि Ca2+ के लिए, टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए Z की बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर Z की वैल्यू टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए 2 आई है तो इसका मतलब ज़रूर जो F निगेटिव रहा होगा उसके लिए Z बराबर कितना रहा होगा? 1। अब उसके लिए Z बराबर 1 क्यों?
क्योंकि एटम और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के Z में डबल का रहता है रिलेशनशिप। तो और किस पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए Z बराबर 1 होता है? SCC के लिए। यानी कि जब हम स्टेटमेंट को रिवर्स कर देते हैं तो रिवर्स करने से जो नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है, और जब आप स्टेटमेंट को रिवर्स नहीं करते हो तब आपका जो बनता है वो FCC बनता है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट को रिवर्स करने से कंप्लीटली नया यूनिट सेल बन रहा है, इसीलिए इसका रिवर्स क्या है? ट्रू नहीं है।